नहीं बढ़ेगा, और ज्यादा पढ़ने लगेगा कि हमको इस दिन यहीं रहना है। ड्रीम स्ट्रांग होगा तभी ना, खूब मेहनत करोगे। क्या इसी बहाने दिल्ली घुमाएंगे, दिल्ली देखियो कभी पेपर देने जाएंगे दिल्ली में तब। चलो ठीक है। अरे लिख लिए ना इसको, ये सिद्ध करना था, मिटा भी दिए। दो वृत्त हैं जिनका केंद्र ओ डैश पर है, तो दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा ए बी का लंबसम विभाजक होता है, ये सिद्ध करना था। इसके लिए हम क्या किए, ओ ए ओ बी और ओ डैश ए ओ डैश बी को मिला दिया। अब इन दोनों त्रिभुज पर हम विचार करते हैं, त्रिभुज ओ ए ओ डैश और त्रिभुज ओ बी ओ डैश पर। तो ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ डैश बराबर ओ डैश इस त्रिभुज में भी शामिल है, इस त्रिभुज में भी शामिल है ओ डैश। तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण एक बराबर कोण दो बाई सीपीसीटी। ठीक है, जब कोण एक बराबर कोण दो हो गए तब इस त्रिभुज पर विचार करते हैं, ओ ए एम और ओ बी एम में। तो इस त्रिभुज में जब विचार करते हैं तो ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, कोण एक बराबर कोण दो ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया तो ए एम बराबर बी एम और कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश कोणों का रेखी युग्म है। ठीक है, रेखी युग्म अपग्रहित से तो कोण 4 के स्थान पर 3 लिख सकते हैं, तो कोण 3 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, तो 2 कोण 3 बराबर 180 अंश, तो कोण 3 बराबर 180/2, तो कोण 3 बराबर 90, तो कोण 4 बराबर 90। इसलिए ओएम लंब हुआ ए बी पर और ए एम बराबर बी एम होने की वजह से ओएम लंब समविभाजक हुआ ए बी का और ओएम के संपाती रेखा है ओ डैश। इसलिए जब ओएम लंब समविभाजक है ए बी का तो ओ डैश भी क्या होगा, लंब समविभाजक होगा ए बी का। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा का लंब समविभाजक होता है। अर्थात उभयनिष्ठ जीवा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीवा इस वृत्त की भी जीवा है और ये जीवा इस वृत्त की भी जीवा है, इसलिए इसका नाम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ जीवा, इसका नाम पड़ा। तो उभयनिष्ठ जीवा का लंब समविभाजक होता है। ठीक है, कौन, उभयनिष्ठ जीवा का लंब समविभाजक होता है दोनों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। तो ये दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में बांट भी देती है और लंब भी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा ओ डैश उभयनिष्ठ जीवा का लंब समविभाजक है। ठीक है, तो यहाँ पे रचना में क्या लिखे, ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी को मिलाया। उपपत्ति क्या लिखे आप, त्रिभुज ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश में, त्रिभुज ओ ए ओ डैश तथा त्रिभुज ओ बी ओ डैश, ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश में ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ओ डैश ए ओ डैश बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ डैश बराबर ओ डैश उभय निष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए तीनों भुजा संगत भुजाएं बराबर होने की वजह से क्या लिख दो, ये उभयनिष्ठ भुजा है। हाँ, ओ डैश उभयनिष्ठ भुजा का मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज में भी ये भुजा शामिल है और इस त्रिभुज में भी ये भुजा शामिल है। तो इस त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई मान लो 20 है, तो इस त्रिभुज की भी एक भुजा की लंबाई ना 20 है। जब वो ओ डैश दोनों त्रिभुज में शामिल है तो पहले त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 20 है, तो उस दूसरे त्रिभुज में भी उस भुजा की लंबाई 20 होगी, तो ये बराबर हो गई, एक संगत भुजा की नहीं हुई, उभयनिष्ठ भुजा है। तो त्रिभुज ओ ए ओ डैश, त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्वांग सम, त्रिभुज ओ बी ओ डैश रीजन भुजा 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 सर्वांग
सर्वांग समता अभिग्रहित से। भुजा 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 सर्वांग समता अभिग्रहित से, इसलिए कोण 1 बराबर क्या लिख दोगे? कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 बराबर कोण बाई CPCT करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। इसका नाम समीकरण 1 रख लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के। आप किस त्रिभुज पर विचार करते हैं? OAM और OBM में पुनः त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में तो OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OM बराबर कोण 1 बराबर कोण 2 ऊपर सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से है ना। और OM बराबर OM, यहां देखो OM, इसमें भी देखो ना, OM इस त्रिभुज की भी भुजा है और OM नीचे वाले त्रिभुज की भी भुजा है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। तो OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। फिर तो दोनों भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। त्रिभुज OAM सर्वांग सम, त्रिभुज OBM रीजन भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। तो जब सर्वांग सम हो गए तो क्या लिख दोगे? कोण 3 बराबर कोण 4। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांग सम, हाँ बाई CPCT लिखे देते हैं, बाई CPCT। और क्या लिख दें? AM बराबर BM, AM बराबर BM बाई CPCT। ठीक है, इस प्रकार OM क्या हो गया? लंब भी हो गया, ये हो गया। अब क्या दिखाना है? कोण 3 किंतु कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश रेखी युग्म अभिग्रहित से, रेखी युग्म अभिग्रहित से, रेखी युग्म अभिग्रहित से। तो कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। अब 4 कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो 4 से क्या लिख देंगे? 4 के स्थान, इसका नाम समीकरण 2 रख लो इसका। तो 3 के स्थान पे भी हम 4 के स्थान पे भी 3 लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे? समीकरण 2 से। तो कोण 3 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, तो 2 कोण 3 बराबर 180 अंश कहाँ से लिख दिए? समीकरण 2 से। तो कोण 3 बराबर 180 बटे 2, तो कट गया तो क्या आ गया? 90। हाँ, कोण 3 बराबर 90 तो कोण 4 बराबर भी 90। इधर लिखते हैं अब कोण 3 बराबर 90 तो आ गया ना, तो यहाँ लिखे देते हैं कोण 3 बराबर जब 90 तो कोण 3 कोण 4 के बराबर तो सिद्ध ही कर चुके हैं कि नहीं? तो 90 बराबर कोण 4, तो इसका मतलब कोण 3 बराबर भी 90 और कोण 4 बराबर भी 90, ऐसे ना। इसलिए OM लंब
ए बी, किन साथ ही ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम, इसलिए ओ एम उभयनिष्ठ जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक हुआ, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक हुआ, किंतु ओयम संपाती है, ओयम व ओ डैश संपाती हैं, इसलिए ओ डैश लंब समद्विभाजक है, लंब उभयनिष्ठ जीवा, इसलिए ओ डैश उभयनिष्ठ जीवा निष्ठ जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक हुआ, समद्विभाजक हुआ, लंब समद्विभाजक हुआ। लंब समद्विभाजक हुआ, लिख लिए। मैं एक सवाल पूछूंगी पहले। लिखे इसको पूरा। एक मिनट थोड़ा सा बचा है। और प्रश्न में एक मिनट समय लगा रही तो भी बढ़ रहा था। जैसे ये क्वेश्चन आता है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 के क्यूब का मान घनों का परिकलन किए बिना कीजिए, ज्ञात कीजिए। परिकलन किए बिना ज्ञात कीजिए। इसका कहता है कि इसको -12 का 3 बार गुणा मत करो और 7 का -3 बार गुणा भी ना करो, 5 का भी 3 बार गुणा ना करो, वैसे मान निकालो। एक तरीका ये है कि -12 के पावर 3 लिखा तो -12 को 3 बार गुणा में लिख के गुणा कर दो और 7 को -3 बार लिख कर गुणा कर दो और 5 को 3 बार लिख कर गुणा करके जोड़ दो। एक तरीका ये ना है। तो ये कहता है ऐसा ना करो, वैसे निकालो सूत्र से। तो आपको एक फार्मूला बताए थे, क्वेश्चन बताए हैं कि ये तीनों का क्यूब छोड़ दो तो क्या बचेगा, -12 और +7 +5, तो 7 5 12, तो +12 -12 शून्य हो जाएगा कि नहीं। यदि क्यूब तीनों का छोड़ दें तो ये -12 है, ये 7 और 5, तो 7 5 12, -12 शून्य नहीं हो जाएगा। तो क्यूब छोड़ने से जब शून्य हो जाता हो तो एक क्वेश्चन बताए हैं अब टेस्ट में, और इसके पहले सिद्ध भी किए हैं। क्या सिद्ध किए हैं कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो x³ + y³ + z³ = 3xyz होता है ना। तो यहाँ देखते क्या है, इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं कि क्यूब हटाते हैं पहले। -12 का क्यूब है और ये क्या है, 7 का क्यूब है
और ये 5 का क्यूब है, तो तीनों का क्यूब हटाएंगे तो -12 + 7 + 5, तो -12 + 12, तो शून्य हो गया कि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ s + y + z का मान शून्य आ रहा है। यहाँ s का मान क्या है, यहाँ x बराबर -12, x बराबर -12, y बराबर 7, z बराबर 5, तो x + y + z का मान निकालते हैं। तो -12 + 7 + 5, तो -12 + 12 बराबर शून्य हुआ कि नहीं। तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, s का क्यूब + y का क्यूब + z का क्यूब बराबर 3syz, ठीक है। तो 3 × s का मान क्या है, -12, और y का मान 7 और z का मान 5, तो 12 × 36, 7 × 35, 35 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 210 कि शून्य हासिल 21, 35 × 105 और 21, 105 और 21 126, 126, तो 1260 माइनस में आंसर आ गया। एक तरीका वे है कि -12 का क्यूब, -12 का क्यूब और 7 का क्यूब और फिर 5 का क्यूब, तो इसको लिखो -12 × -12 × -12 प्लस 7 × 7 × 7 प्लस 5 × 5 × 5, तो इस तरीके से भी यही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि घन नहीं करना है, घन मतलब घात 3 लगा के सॉल्व करने का मतलब घन करना, तो कहता है घनों का परिकलन किए बिना डायरेक्ट मान निकालो फार्मूले की मदद से। इस तरीके से निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सॉल्व करना। समझ गए कि घनों का परिकलन किए बिना मान ज्ञात कीजिए। घन, इसको 2 घात रहते तो इसको वर्ग कहते हैं, घात 3 रहते तो कहते घन कहते हैं। तो इसको घनों को सॉल्व नहीं करना है, इस फार्मूले का यूज करते हुए सॉल्व करना, ठीक है। इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन और लगा सकते हो, जैसे मान लो आपके पास है -7 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ 4 का क्यूब और यहाँ 3 का क्यूब, तो तीनों का क्यूब हटा दो, तो क्या होगा, -7 + 4 + 3, तो 7 4 3 7 7, ये भी शून्य हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ s बराबर क्या है, -7, y बराबर क्या है 4, z बराबर है 3, तो s + y + z का मान निकालो, तो -7 + 4 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, -7 + 7, तो शून्य। तो इसका मतलब क्या होगा, s³ + y³ + z³ बराबर क्या लिख दोगे, 3syz, 3syz। तो यहाँ 3 × s की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, -7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, तो क्या लिख दोगे, 3 × -7 × 4 × 3, तो यहाँ घन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मान आ जाएगा। तो यहाँ 7 × 21, -21, 4 × 12, 21 दहम 210, 21 दूना 42, 210 42 252, -252। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या बोल रही थी। टाइम नहीं बचा, ठीक है जाओ, उसको लिख ले। हाँ लिख लो दोनों को।